Come back to another video, and in this video we'll be discussing AS11, that is effects of changes in foreign exchange rates. इसमें हम लोग बेसिकली तीन चीज़ें पढ़ेंगे: अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस एंड अकाउंटिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स. बहुत इंटरेस्टिंग एस है एंड बहुत ईजी एस भी है. हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं वो सबको पता है, हम लोग ने इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 में पढ़ा है. बट हम लोग अभी करेंसी के दो टाइप पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एएस. करेंसी के दो टाइप है, एक रिपोर्टिंग करेंसी है, एक फॉरेन करेंसी. व्हाट इज रिपोर्टिंग करेंसी? करेंसी इन हुज टर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. करेंसी इन हुज टर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. एंड व्हाट इज फॉरेन करेंसी? फॉरेन करेंसी इज करेंसी अदर दैन रिपोर्टिंग करेंसी. तो रिपोर्टिंग करेंसी क्या है? करेंसी जिसके टर्म्स में हम लोग ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल, बैलेंस शीट सब बनाया. तो फॉरेन करेंसी क्या हो गई? एनीथिंग विच इज़ नॉट रिपोर्टिंग करेंसी. ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले ना अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स डिस्कस करते हैं. फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, अभी सपोज इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं. Just wait for a second. Now we need to understand the need for this case. Suppose आज $1 का भाव 75 रुपीज़ है. कल जाके $1 का भाव 76 रुपीज़ हो सकता है, 75 रुपीज़ हो सकता है, 74 हो सकता है. तो अब ये जो एक्सचेंज रेट में डिफरेंसेस आएंगे, हम लोग इसको कैसे अकाउंट करेंगे? हम लोग को पता भी तो रहना चाहिए हम लोग को कौन से रेट पे कभी चेंज करना है. तो वो हम लोग GAS के फर्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स. अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स. अभी जो इनिशियल रिकग्निशन है, इनिशियल रिकग्निशन, हम लोग ये इनिशियल रिकग्निशन किस पे करेंगे? ये इनिशियल रिकग्निशन अप्लाइज फॉर ऑल. अप्लाइज फॉर ऑल. फॉर ऑल मतलब क्या क्या हुआ? A to Z चीज़ें, दैट इज़ इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज़. ठीक है, ये सबको अप्लाई करेगा. तो इनिशियल रिकग्निशन किस पे करेंगे? स्पॉट रेट पे. विच रेट? स्पॉट रेट. दैट इज़ द रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. मतलब वो ट्रांजेक्शन जब हुआ वो दिन के स्पॉट रेट, वो दिन के एग्जिस्टिंग रेट पे हम लोग इनिशियल रिकग्निशन करेंगे. सपोज आज से 10 दिन पहले एक कमीशन मिला था हम लोग को $5 का, और वो दिन पे एक्सचेंज रेट था 75 रुपीज़. तो हम लोग $5 इंटू 75 रुपीज़ पे उसको रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. Subsequent recognition at balance sheet date. Subsequent recognition at balance sheet date. This is only for assets and liabilities. This is only for assets and liabilities. इसमें हम लोग को पहले दो चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. मॉनेटरी आइटम्स क्या होती है और नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होती है. मॉनेटरी आइटम्स आर डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एक्सेट्रा. नॉन मॉनेटरी आइटम्स, एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट्स. मॉनेटरी आइटम्स में क्या होता है? विच कैन बी रेडीली रियलाइज्ड इन कैश. मॉनेटरी आइटम्स आर द वंस विच कैन बी रेडीली रियलाइज्ड इन कैश, और जिसमें हम लोग को कैश रेडीली पे करना पड़ सकता है. ठीक है. नॉन मॉनेटरी आइटम्स है जिसमें कैश रेडीली रियलाइज नहीं हो सकता है, फिर रेडीली पे नहीं करना पड़े. ठीक है. तो अभी मॉनेटरी आइटम्स जो है ना, मॉनेटरी आइटम्स उसको हम लोग ऑलवेज एट क्लोजिंग रेट रिकोगनाइज करेंगे. एट क्लोजिंग रेट रिकोगनाइज करेंगे. और नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हम लोग एट स्पॉट रेट इफ़ कैरीड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. तो अभी है ना नॉन मॉनेटरी आइटम्स में कैसा है? दो डिफरेंसेस है. नॉन मॉनेटरी आइटम्स में दो डिफरेंसेस है. क्या है फर्स्ट डिफरेंस? एक, अगर हिस्टोरिकल रेट पे अगर हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम लोग अगर उसको कैरी कर रहे हैं तो स्पॉट रेट. हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. तो हम लोग कौन सा रेट अप्लाई करेंगे? रेट ऑफ एक्विजिशन. रेट ऑफ एक्विजिशन इज नथिंग बट स्पॉट रेट जो उस दिन का था. ठीक है. तो आप लोग के लिए ईज के लिए स्पॉट रेट नहीं, हम लोग लिखेंगे एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. ठीक है. ठीक है. और इधर भी हम लोग लिख देते हैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डेट. और अगर हम लोग उसको फेयर वैल्यू पे कैरी कर रहे हैं, तो रेट ऑन डेट ऑफ एस्टिमेशन, मतलब जब भी हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं उसके फेयर वैल्यू का, वो दिन पे जो रेट हम लोग वो यूज़ करेंगे. और कंटीजेंट लायबिलिटी, वेरी सिंपल, कंटीजेंट लायबिलिटी को हम लोग ऑलवेज एट क्लोजिंग रेट. तो हम लोग ने तीन चीज़ पढ़ी.
बेसिकली इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब क्या, जब भी रिकॉर्ड हुआ था तो एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो भी रेट होएगा हम लोग वो लगाएंगे। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में हम लोग पहले चेक करेंगे मॉनेटरी आइटम है कि नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट लगा देंगे, नॉन मॉनेटरी आइटम है तो हम लोग दो चीज़ चेक करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैरी हो रहा है के फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैरी हो रहा है तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रेट, फिर उसके बाद अगर फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा है तो जो दिन पे एस्टिमेशन क्या था वो दिन का रेट लगाएंगे, कंटिजेंट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट पे। अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है रिकॉग्नाइजिंग द एक्सचेंज डिफरेंस। अभी हम लोग ने पढ़ा कि आज कुछ भाव और है, मतलब समझो जब एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुआ था तभी भाव था $1 का 75 रुपीज़, बट अभी जब हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं तभी भाव है $1 का 78 रुपीज़। तो वैसे जो डिफरेंसेस आएंगे वो डिफरेंसेस को हम लोग कैसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे ये शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है कि लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है। ये शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है कि लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो अगर शॉर्ट टर्म FCMI है, अगर वो शॉर्ट टर्म FCMI है तो उसको स्ट्रेट अवे PNL में ट्रांसफ़र करना, उसको स्ट्रेट अवे PNL में ट्रांसफ़र करना। और अगर लॉन्ग टर्म FCMI है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक है जनरल रूल और एक है एक्सेप्शनल रूल। एक है जनरल रूल और एक है एक्सेप्शनल रूल। जनरल रूल इज़ सिमिलर टू शॉर्ट टर्म FCMI। मतलब अगर रिकॉग्नाइजिंग एक्सचेंज डिफरेंसेस में आप सबसे पहले क्वेश्चन पूछोगे शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म है तो ट्रांसफर टू PNL, लॉन्ग टर्म है तो जनरल रूल या फिर एक्सेप्शनल रूल। जनरल रूल है तो ट्रांसफर टू PNL। अभी एक्सेप्शनल रूल में क्या होता है, एक्सेप्शनल रूल है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ एट कंपनीज ऑप्शन। सबसे पहले आप नेचर चेक करोगे, क्या करोगे, नेचर चेक करोगे किसका, लॉन्ग टर्म FCMI का। नेचर चेक करोगे लॉन्ग टर्म FCMI का, ठीक है। नेचर चेक किया, अगर आपको पता चला डेप्रिशिएबल एसेट है तो आप है ना ये जो लॉन्ग टर्म FCMI आया है आप उसको कैपिटलाइज कर दोगे, दैट इज़ ऐड टू और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, दैट इज ट्रांसफर टू कॉस्ट, ठीक है। अगर रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट है तो आप उसको कैपिटलाइज कर दोगे। समझो आपको लॉस आया तो लॉस हैज़ अ डेबिट बैलेंस एंड एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, सो आप लॉस को ऐड कर दोगे कॉस्ट ऑफ एसेट में। प्रॉफिट आया, प्रॉफिट इज अ क्रेडिट बैलेंस एंड एसेट हैव अ डेबिट बैलेंस, सो आप लेस कर दोगे कॉस्ट ऑफ एसेट से। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है, बिकॉज आप जब ये एसेट को बाद में आगे जाके डिप्रिशिएट करोगे तो ये जो लॉन्ग टर्म डिफरेंस आया है वो आगे जाके धीरे धीरे डिप्रिशिएट होएगा, मतलब एक टाइप से अमोर्टाइज हो जाएगा अगर हम लोग ने अलग से अकाउंट बनाया रहता, और वो आपके PNL में ट्रांसफर होते रहेगा एज एंड व्हेन द एसेट डिप्रिशिएट्स। बट अगर इट इज़ नॉट रिलेटेड टू डिप्रिशिएबल एसेट तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में डाल देंगे। और ये अकाउंट को हम लोग सिमिलरली अमोर्टाइज करते जाते डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड, ठीक है। तो हम लोग एक बार फटाफट से रिकॉग्नाइजिंग एक्सचेंज डिफरेंस का क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म है तो ट्रांसफर टू PNL, अगर लॉन्ग टर्म है तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है, जनरल रूल एंड एक्सेप्शनल रूल। जनरल रूल है तो क्या वापस अगेन ट्रांसफर टू PNL, एक्सेप्शनल रूल है तो क्या क्वेश्चन पूछोगे, पहली बात तो ये कंपनी के विल पे है, ठीक है। सेकंड थिंग हम लोग क्या पूछेंगे क्वेश्चन, इज इट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट, इट इज नॉट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड तो सीधा कॉस्ट में ट्रांसफर कर दो, अगर लॉस हुआ तो ऐड कर देना, अगर प्रॉफिट हुआ तो सब्ट्रैक्ट कर देना। और जैसे ही ये किया मतलब हम लोग ने उसको कैपिटलाइज कर दिया। और इसका रीज़न क्या हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जब हम लोग एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे तो वो धीरे धीरे करके जो हमने लॉन्ग टर्म FCMI है वो हम लोग धीरे धीरे अमोर्टाइज करते जाएंगे, डेप्रिशिएट करते जाएंगे और PNL में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। और अगर नॉट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट है तो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र टू फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। अभी ये अकाउंट में क्या आएगा पता है, एज एंड व्हेन द पीरियड दिया रहेगा, समझो लोन है, आगे बढ़ते देखो, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, इट इज़ लाइक अ रिजर्व। ये है ना सरप्लस के यहाँ पे दिखाया जाता है। द अमाउंट इन दिस अकाउंट नीड्स टू बी डिफर्ड एंड अमोर्टाइज एंड ट्रांसफर टू PNL टिल द एक्सपायरी ऑफ लॉन्ग टर्म FCMI से। अगर आपने आपके FCMIT डिफरेंस अकाउंट में बैलेंस है ₹1,00,000, हाँ, और ये 1,00,000 पर्टेन कर रहा है एक लॉन्ग टर्म लोन को 10 साल के, ये पर्टेन कर रहा है लॉन्ग टर्म लोन को 10 साल के, तो आप इसको अमोर्टाइज करोगे 1,00,000 को 10 साल के लिए, दैट इज़ ₹1,000 एवरी ईयर, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में जो भी अमाउंट हम लोग ने ट्रांसफ़र किया वो एक रिजर्व की तरह है, वो हम लोग कहाँ पे सरप्लस के नीचे ट्रीट करेंगे, सरप्लस के यहाँ पे। तो हम लोग है ना इस ये अमाउंट को हम लोग एज एंड व्हेन डिफर्ड और अमोर्टाइज करते जाते हैं PNL को टिल द एक्सपायरी ऑफ लॉन्ग टर्म FCMI। अब ये लॉन्ग टर्म FCMI सपोज अगर एक लोन को पर्टेन कर रहा है, 1,00,000 रुपया जो है ये अकाउंट का, वो एक लोन को पर्टेन कर रहा है जिसकी लाइफ 10 साल है। तो हम लोग ये जो 1,00,000 रुपये उसको 10 साल इक्वली अमोर्टाइज करते जाएंगे SLM बेसिस पर, ठीक है।
फॉरेन ऑपरेशंस ये तो बहुत इजी और स्कोरिंग चीज़ है, बहुत इजी, आप लोग ने ये ब्रांच अकाउंट्स में पढ़ा रहेगा. हाँ, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड एंड व्हाट इज़ नॉन इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड में ना जो हेड ऑफिस है और ब्रांच है, हेड ऑफिस और ब्रांच होता है, वो लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं ऑपरेशंस के लिए. अभी नॉन इंटीग्रेटेड क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस होते हैं. सपोज कंपनी और एक सब्सिडरी कंपनी हो गई, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, ठीक है. अभी एक्सचेंज डिफरेंस को है ना इसके P&L में डालते हैं इंटीग्रेटेड के, और नॉन इंटीग्रेटेड के एक्सचेंज डिफरेंस को हम लोग FC ट्रांसलेशन रिजर्व में डालते हैं. तो इंटीग्रेटेड के केस में डिपेंडेंट है तो हम लोग डिफरेंस को P&L में डाल देंगे, और अगर इंडिपेंडेंट है तो हम लोग FC ट्रांसलेशन रिजर्व में डाल देंगे. अभी आइटम्स देखते हैं. सबसे पहले मॉनेटरी आइटम्स को हम लोग ऑलवेज एट क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को ट्रांजैक्शन डेट पे जो रेट है उस पे, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट पे, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग रेट पे, इनकम और एक्सपेंसेस को एवरेज रेट पे. एवरेज रेट इज़ व्हाट, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. एंड इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन जैसे गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस और गुड्स सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच, हेड ऑफिस वापस रिटर्न मिल गया, तो एक्चुअल बैलेंस जो रिपोर्टिंग एंटिटी के इसमें दिया हुआ है वो, ठीक है. नॉन इंटीग्रेटेड ट्रांजैक्शन है तो नॉन इंटीग्रेटेड में क्या करेंगे, आइटम्स नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी को क्लोजिंग रेट पे डाल देंगे, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को एक्चुअल रेट पे डाल देंगे. सिंपल, और कुछ नहीं है, ठीक है. सो लेट्स रिपीट. फॉरेन ऑपरेशंस कैन बी इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड मीन्स डिपेंडेंट ऑपरेशंस, नॉन इंटीग्रेटेड मीन्स इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस. देन इंटीग्रेटेड में एक्सचेंज डिफरेंस जो आएगा वो हम लोग P&L में ट्रांसफर कर देंगे, और नॉन इंटीग्रेटेड में जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो हम लोग FC ट्रांसलेशन रिजर्व में डाल देंगे. मॉनेटरी आइटम क्लोजिंग रेट पे, नॉन मॉनेटरी आइटम ट्रांजेक्शन डेट पे जो रेट है उस पे, ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट पे, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग रेट पे, इनकम एंड एक्सपेंस को एवरेज रेट, दैट इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन जैसे गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड फ्रॉम गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये सब हम लोग एक्चुअल बैलेंस जो रिपोर्टिंग एंटिटी दैट इज़ द होल्डिंग कंपनी या फिर जो हेड ऑफिस है उस केस में, ठीक है. ये था इंटीग्रेटेड. नॉन इंटीग्रेटेड में क्या आता है, मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स एट क्लोजिंग रेट, इनकम एंड एक्सपेंसेस एट एक्चुअल रेट दैट इज ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है. अभी आता है फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट. फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज़ लाइक इंश्योरेंस. सपोज आपके पास एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस में आग लगने के चांसेस कभी भी हो सकते हैं, लगे नहीं लगे वो बात अलग है, स्टिल आप इंश्योरेंस लेते हो, ठीक है. तो वैसे ही सिमिलरली फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, सपोज आपका एक डेटर है आज, वो $1,000 का डेटर है, और आपका वो दिन पे रेट है $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज़. तो आपको 72,000 का डेटर है वो, और वो डेटर आपको आफ्टर 1 मंथ रियलाइज़ होने वाला है. वो डेटर आपका आफ्टर 1 मंथ रियलाइज़ होने वाला है. सपोज 1 मंथ बाद रेट कुछ भी हो सकता है, 72, 71, 70, 73 ऊपर नीचे होते रहता है. हाँ, तो आपके पास सेफ्टी नहीं है, आपका लॉस भी हो सकता है, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है. सपोज 72,000 है, 72 रुपीज़ प्रिवेलिंग रेट है, कभी गिर के 65 हो गया तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है. तो आप क्या करोगे, आप बैंक के पास जाओगे और बैंक को बोलोगे कि आप 1 महीने बाद मेरा एक डेटर रियलाइज़ होने वाला है $1,000 के लिए, तो आप कितने पे मेरे को पैसे दोगे. तो सपोज़ बैंक ने बोला एट 71 रुपीज़, तो ये जो 71 रुपीज़ है ये फॉरवर्ड रेट हो गया, ठीक है. सो मैक्सिमम लॉस कितना होगा आपका, ₹1 का. इवन इफ़ द रेट फॉल्स बिलो, अभी समझो 71 के नीचे चले गया, 69 पहुंचा या फिर 68 पहुंचा, फिर भी आपका लॉस मैक्सिमम ₹1 का होगा, बाकी बैंकर को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो गया. तो जिस दिन पे आप रिकॉर्ड कर रहे थे वो था स्पॉट रेट और ये था फॉरवर्ड रेट, ठीक है. आपको अगर ये एग्जाम्पल समझ गया ना, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. तो उसके बाद आप है ना स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट करोगे. स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट, अगर लॉस आया तो उसको फॉरवर्ड प्रीमियम बोलेंगे, अगर प्रॉफिट आया तो उसको फॉरवर्ड डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है. अब ये जो प्रॉफिट और लॉस, अब ये जो प्रीमियम और डिस्काउंट है ना, प्रीमियम और डिस्काउंट आपको है ना अमोर्टाइज करना है ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है. ये आपको अमोर्टाइज करना है ओवर द लाइफ ऑफ एसेट. सपोज आपने ये रिकॉर्ड किया प्रीमियम और डिस्काउंट, और जो भी लाइफ होगी एसेट की उसके बेसिस पे आपको इसको अमोर्टाइज करते जाना है और धीरे धीरे करके रिकॉग्नाइज करना है P&L में,
ठीक है। तो स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट, अगर लॉस है तो उसको फॉरवर्ड प्रीमियम बोलेंगे, अगर प्रॉफिट है तो उसको फॉरवर्ड डिस्काउंट बोलेंगे। और ये प्रीमियम और डिस्काउंट को हम लोग को अमोर्टाइज करना है ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, और इसको हम लोग धीरे धीरे करके जैसे जैसे अमोर्टाइज करेंगे उसको पीएनएल में रिकॉग्नाइज करते जाएगी। फॉर स्पेकुलेशन बिजनेस जो ये है ना प्रॉफिट मोटिव से करते हैं, बिजनेस के रूप में करते हैं, वो डायरेक्टली पीएनएल में लेके जाएंगे, उनको अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं, उन लोग डायरेक्टली पीएनएल में रिकॉग्नाइज करेंगे। सो लेट्स रिवाइज दिस फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स आर लाइक व्हाट? इंश्योरेंस। डेटर आज 1000 रुपये है, 72 रुपीज़ प्रीवेलिंग प्राइस है, आगे जाके डेटर 1000 रुपये ही रहेगा जब वो 1 महीने बाद रियलाइज़ करेगा, बट वो टाइम पे एक्सचेंज रेट्स क्या होगी हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। तो प्रिवेंट फ्रॉम लॉस हम लोग बैंकर के पास जाते हैं, बैंकर को बोलते हैं फॉरवर्ड रेट बताओ आप, बैंकर ने फॉरवर्ड रेट बताया, फिर हम लोग देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो फॉरवर्ड प्रीमियम है, प्रॉफिट हो रहा है तो फॉरवर्ड डिस्काउंट है। ये प्रीमियम और डिस्काउंट जो भी होगा उसको हम लोग अमोर्टाइज करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, और धीरे 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 करके रिकॉग्नाइज करते जाएंगे पीएनएल में। अगर स्पेकुलेशन बिजनेस है तो डायरेक्टली पीएनएल में लेके जाएंगे। सो दिस वॉज योर AS 11। एक बार फटाफट से क्विक रिकैप करते। इनिशियल रिकग्निशन करना है तो ट्रांजैक्शन डेट पे करेंगे, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन है तो मॉनेटरी आइटम है कि नॉन मॉनेटरी आइटम है, मॉनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट पे, नॉन मॉनेटरी आइटम है तो एट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट है तो, और अगर फेयर वैल्यू है तो एस्टिमेशन क्या था वो उस दिन पे जो रेट है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी को क्लोजिंग रेट पे लेके जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिकग्नाइजिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिकग्नाइजिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म वाला है तो ट्रांसफर टू पीएनएल, लॉन्ग टर्म वाला है तो जनरल रूल है और एक्सेप्शनल रूल है। जनरल रूल ट्रांसफर टू पीएनएल, एक्सेप्शनल रूल है तो हम लोग चेक करेंगे रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट है कि नॉन रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट है। रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट है तो कैपिटलाइज कर दो, रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो FCMIT डिफरेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। FCMIT डिफरेंस अकाउंट विल बी अमोर्टाइज ओवर द पीरियड रिलेटेड टिल द एक्सपायरी ऑफ द लॉन्ग टर्म FCMI। फिर फॉरेन ऑपरेशंस तो हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है और फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये बहुत इजी एस है, अगर आप जान दोगे तो बहुत इजीली स्कोर कर पाओगे। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एस फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, और बहुत बहुत क्विक है क्योंकि आपने ये ना ब्रांच अकाउंट्स में भी किया और ये आप इकोनॉमिक्स में भी कर रहे हो, तो ये बहुत स्कोरिंग है। सो फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब to my channel and ring the notification bell to, and for notes and PDFs join the Telegram channel too. The link is given in the description below. Thank you.